Very good evening, Sonai. I, Dr. Ila Sharma, highly grateful to all of you for such a beautiful and warm welcome on this wonderful occasion. Thank you so much, Dr. Lavri sir, Dr. Jinesh sir, Dr. Varpe sir, Dr. Dandavate sir, and entire family member of Moola Education Society, Arts, Commerce, Science College, Sonai, for this invitation. Sometimes you not get enough word to express the feelings, और आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. Dr. Lavri sir, my inspirational source, not only my PhD guide, but also mentor और guru of my life. जिनकी उंगली पकड़कर आप लाइफ में चलना सीखते हैं, उनके सामने खुद को प्रेजेंट करना, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही कोई रहती होगी. It is my privilege and honor to join all of you and express my views on NEP 2020. So before I start the topic, I want to share 3 facts about this webinar. I can see in the audience, some are students, some are parents, and some are faculty members also. So if you are a student who are finding the answer कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से उनकी लाइफ को अफेक्ट करेगी, then yes, please be with me in this session. If you are a faculty who wants to know how to adopt new pedagogical changes in this era of academic transformation, then yes, please be with me in this session. And just because it's an open forum और हमारे इस participants की लिस्ट में कुछ पेरेंट्स भी हैं, सो इफ यू आर अ पेरेंट्स जनरेशन जिसने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं, स्लेट और चौक से लेकर के ऑनलाइन क्लास तक का सफ़र आपने देखा है, एंड इफ़ यू विश कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजुकेशन इंस्टीट्यूट किस तरह का माहौल आपके बच्चों को देने की तैयारी कर रहे हैं, देन यस, प्लीज़ बी विथ मी इन दिस सेशन. So before I start the presentation, let's go back to the roots of our education system. It is very important to know that Indian education system शुरू से ही गुरुकुल परंपरा को सपोर्ट करता आया है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने बहुत ही प्राचीन समय से ही किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर ज़्यादा जोर दिया है, जिसे आज की डेट में हम 360 डिग्री डेवलपमेंट कहते हैं. अगर हम आज से 1000-1500 साल पहले जाकर देखें तो पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जहां 90 से 95% विमेन एजुकेट थी. दुनिया के बाकी सारे हिस्सों में जहां हम आज एजुकेशन को देख रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर विमेन एजुकेशन, दीज आर वेरी वेरी रिसेंट. मैं बहुत ही प्राउड के साथ ये कहती हूँ कि आई एम फ्रॉम पुणे और मैं उसी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सावित्रीबाई फुले जैसी रोल मॉडल रही हैं, जिन्होंने सबसे पहले विमेन एजुकेशन को भारत में स्टार्ट किया. लेकिन वहीं अगर हम लास्ट 500 से 700 साल पहले भारत के एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत चेंज हो चुका है, और उसका कारण कल्चर में आए ट्रांसफॉर्मेशन और एब्रेशन की वजह है. अगर हम 100 से 150 साल पहले की बात करें, 1835, जब हर तरफ औद्योगिक रिवॉल्यूशन का एक टाइम पीरियड था और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ग्राफ उसी समय डाउन गया, जस्ट बिकॉज अंग्रेजों का भारत में आना. ईस्ट इंडिया कंपनी दैट टाइम दे ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया. थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम. थॉमस बैबिंगटन मैकॉले उस समय अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत में आए और उन्हें ये रोल मिला कि आप इंडिया में जाएं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखें, एनालिसिस करें और उसको इस तरह से डेवलप करें जो कि अंग्रेजों की ज़रूरतों के हिसाब से हो. और उसी समय पे वेस्टर्न करिकुलम और वेस्टर्न कल्चर और हम कह सकते हैं इंग्लिश एजुकेशन भारत में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई. और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत का जो कल्चर था, भारत का जो लिटरेचर था, भारत का जो एजुकेशन था, उसको किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देने से मना कर दिया.
and then immediately Britishers tried to educate the Indians as they way want. उनकी जो भी requirements रही उसके हिसाब से उन्होंने भारतीयों को पढ़ाना शुरू कर दिया. Very clearly they mention कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका रंग रूप कैसा है, उनका स्किन का कलर कैसा है, लेकिन हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि उनकी सोच, उनकी समझ, उनका थॉट प्रोसेस, it must be like us. English education system is the most cruel system in which they try to teach student. मुझे अभी भी याद है कि अगर हम अपने किंडरगार्टन में छोटे बच्चों को भेजते हैं, 5 साल के बच्चों को, तो उनकी जो एजुकेशन जर्नी है उसमें हम उनको शुरू करते हैं APPLE एप्पल पढ़ाना, जिसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज उनकी लाइफ में नहीं है आने वाले कुछ साल तक, लेकिन हम उनका सफर ही वहीं से शुरू होता है. और यही नहीं, नेक्स्ट 13, 14, 15 सालों तक हम हर एक स्टूडेंट को ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए फोर्स करते हैं जिनका उनके जीवन में कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है. और फिर हम न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड पे डिपेंड रहती हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उनके कुछ भी नहीं होते, और हम 100 में से 99 लाने की रेस में शामिल हो जाते हैं और लाइफ में फिर इसी तरह मूव ऑन होते रहते हैं. मुझे आज भी याद है कि जब मैं शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में थी और मैंने मेरे मैथमेटिक्स की क्लास में लगातार 2 दिन तक बहुत ही डंडे खाए थे, लिटरली पिटाई हुई थी मेरी. मेरे मैथमेटिक्स के एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, क्योंकि मैं याद नहीं कर पा रही थी कि x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2xyz plus 2yz. और न जाने कितना मैंने उसको कॉपी में लिख लिख के कितने पेपर्स भी वेस्ट कर दिए, वो मुझे याद नहीं हुआ. अल्टीमेटली वो मुझे फाइनली याद हुआ, लेकिन उसको याद करने के बाद आज इतने साल बाद भी मैं सोचती हूँ कि उस फॉर्मूले को अप्लाई कहाँ करना है. तो लास्ट दिवाली मैं अपने घर पे वैकेशन पे गई हुई थी और वहीं पे कोइंसिडेंसली मुझे मेरे वही मैथमेटिक्स के टीचर मिले और उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको पूछा कि सर आपने मुझे क्यों पढ़ाया था x plus y plus z का होल स्क्वायर. तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया और मैंने बोला कि मैं पढ़ चुकी थी, इतना याद कर चुकी, लेकिन कहाँ उसको यूज करना है मुझे समझ नहीं आया. तो मैंने उनसे फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर इसको अप्लाई कहाँ करना है. तो सर ने कहा तुम्हें काम नहीं आया. तो मैंने कहा नहीं सर, ये मेरे जीवन में अभी तक मेरे को काम नहीं आया है. तो सर बोले काम तो मेरे भी नहीं आया है, लेकिन मुझे किसी ने पढ़ाया इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया है. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सालों से पढ़ रहे हैं, उनमें किसी भी तरह का अपडेशन नहीं हुआ है. सिमिलरली अगर हम बात करें ज्योग्राफी के सब्जेक्ट की, कि हम 4th 5वीं के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि हाउ इज द क्लाइमेट इन कनाडा, लेकिन मैं पुणे में रहती हूँ या मैं सोनाई में रहती हूँ, लेकिन कनाडा के जलवायु से मेरी लाइफ स्टाइल पे क्या फर्क पड़ना है ये मुझे नहीं समझ में आया. In class 6, similarly, we teach the student who is the first Prime Minister of United States of America. Okay, good. But when somebody asks me what's my father's name, I am able to give answer. कोई मुझसे ये भी पूछे कि what's your grandfather name, I am ready to give answer. But when somebody asks me what's the name of my great grandfathers, I am not able to give answer. तो मुझे मेरी own family hierarchy नहीं पता, पर मुझे ये याद करवाया जाता है कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका. तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे जब अंग्रेज आए और उन्होंने एक रोट लर्निंग्स इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में इनबिल्ट करना शुरू किया, तो उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था, वो क्यों करना चाहते थे ये. तो बेसिकली उस टाइम अंग्रेजों की 2 मेजर जरूरतें थी. फर्स्ट था कम्युनिकेशन गैप और दूसरा था ह्यूमन रिसोर्स. Other than this, they found that Indians जो होते हैं, हम Indians जनरली हमारी मैथमेटिक्स की जो स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. आई एम वेरी श्योर आपके घर में आपके फादर को या आपके ग्रैंडफादर्स को मैथमेटिक्स के इक्वेशन बहुत ही मिनटों में सॉल्व करते हुए देखा होगा. रिसेंटली हम अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करने लगे हैं, मोबाइल, कैलकुलेटर्स, लेकिन जनरली अगर हम एक जनरेशन पहले भी जाके देखें तो इन जनरल सभी इंडियंस की मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है.
तो इसके अलावा भारत में खुद में 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम अगर इंडियन को इंग्लिश आप टीच करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी कोई भी नई भाषा को पकड़ सकते हैं। So Indians can easily adopt English as a language, और इससे अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर जो थे, उनके ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे वो इजीली फुलफिल कर सकते थे। उनको अपने ऑफिसेस में एक क्लर्क चाहिए होते थे जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकें बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए। तो उसके लिए इंडिया और इंडियंस की जो लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही उनके लिए एक हेल्पफुल रहा। अदर देन दिस दे आल्सो फाउंड that Indians are generally very very honest and hard working. वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में अपने काम को, हमारे यहाँ पे तो वैसे भी शुरू से कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, इस तरह से हम हमारा बिलीफ सिस्टम रखते हैं। तो अगर आप इंडियंस को एक स्लेवरी जॉब में भी रख देंगे तो वो उसको अपना काम समझ करके बहुत ही खुशी के साथ उसको करेगा। तो ओवरऑल जिस टाइप का डेवलपमेंट और इस टाइप का एटीट्यूड उन्होंने इंडियंस में देखा, then they decided to colonize the all nation, और उस टाइम इंडिया उनको रूल करने के लिए आइडल जोन था। ग्रेजुअली अंग्रेज चले गए, उनके सिस्टम्स अभी भी यहाँ रह गए, बट स्टिल उनका दिया हुआ ये जो एजुकेशन सिस्टम है हम अभी भी उसके स्लेव हैं। लिटरली वी आर स्लेव ऑफ सच एजुकेशन सिस्टम। समय बीता, भारत को आज़ादी मिली और फिर हमने फ्रीडम मिली, और लेकिन वो फ्रीडम हमारी ऑन पेपर थी। Still after 75 years of our freedom, we just slave of some impractical things, which is specifically with the reference of education system. आज भी हम अपने बच्चों को 100 से 200 साल पुराना जो भी वो हमको एजुकेशन सिस्टम देके गए हैं उन्हीं तरीकों से पढ़ा रहे हैं। But now this is time when we should take a step for our development and for the change. After 34 years of long gap, on 29 July 2020 at 4 PM in the evening, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 66 पेजर्स का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, एंड दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार किसी ने एजुकेशन पॉलिसी को लाया है। भारत में इससे पहली बार भी 3 बार हमारे यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। And the first education policy come in 1968, उसके बाद second आई 1986 में, जो कि slightly revised हुई 1992 में, and then third in the National Education Policy 2020 released recently under the headship of ISRO chairman Mr. कस्तूरी रंगन। और इस पॉलिसी को डिजाइन करते समय ये ध्यान रखा गया है कि हमें स्टूडेंट को सिर्फ रोट लर्निंग के बेसिस पे आगे नहीं लेके जाना है, हमें उन्हें सिखाना है कि जीवन को जीने की जो शिक्षा है वो हमें उन्हें किस तरह दे सकते हैं। हमें इस तरह का एक माहौल बच्चों को देना है जहाँ डिग्री से ज़्यादा नॉलेज की इम्पोर्टेंस हो, जहाँ एग्जाम और नंबर से ज़्यादा सिखाने पे ज़्यादा जोर दिया जाए, जहाँ क्लास में पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जहाँ पे बच्चों को सिखाने पे ज़्यादा जोर दिया जाए, और ना ही सिर्फ स्टूडेंट की, सिमिलरली एक टीचर की भी ग्रोथ हो, जहाँ इस तरह का एक माहौल प्रेजेंट किया जाए जहाँ दोनों के लिए लाइफ लर्निंग प्रोसेस इस तरह का एटमॉस्फेयर दें और भारत के एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली एक न्यू डायरेक्शन मिले। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एसेंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड आई एम शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन। एंड आई होप इज माय स्क्रीन इज शेयर्ड सर? Yes, you're audible and very clear. Thank you, sir. तो आइए, किसी भी चीज को जानने से पहले हमें ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस चीज के पीछे पर्पस क्या है, उस चीज का इम्पोर्टेंस क्या है, उस चीज का बेस क्या है। द विजन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है हमसे? Envision an education system rooted in Indian ethos and contribute directly to transforming Indian sustainable into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. इसका मतलब मूल रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन भारतीय कल्चर, हाई क्वालिटी एजुकेशन या एक अच्छी सोच या मानसिकता पर फोकस करना है जो सभी को एक हाई क्वालिटी एजुकेशन देकर समाज में एक सस्टेनेबल एंड वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर रेडी करे
जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक पावरफुल लीडर के फॉर्म में स्टैब्लिश करने में सक्षम हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत जोर देती है एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो शायद कहीं ना कहीं हम सबके जहन में इन दिनों खास तौर पे आ रहा है। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन द डिग्री, स्टूडेंट कम अप विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज जॉब। मैं बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये सब पढ़ाई करने के बाद मुझे जॉब मिलेगा या नहीं? तो हम सभी का जो माइंडसेट है वो लर्निंग से ज्यादा अब अर्निंग बेस्ड हो गया है। हम ऑप्ट करना चाहते हैं वही सब्जेक्ट जिससे आगे चल के हमको जॉब मिले, दैट्स इट, लेकिन उस सब्जेक्ट को हम शायद उतना एंजॉय नहीं कर पाते। खैर जो भी है, ओवरऑल ऑक्यूपेशन, जॉब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करते हुए भी अगर हम एनईपी की बात करें तो सवाल ये उठता है कि भारत की हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मद्देनजर, खासतौर पे अभी जब सब तरफ पैंडेमिक है, कोरोना काल है, जॉब्स मार्केट में बहुत कम हो गए हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारतीय युवाओं को किस तरह न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज के लायक बनाएगा और स्किल गैप को डिक्रीज करने में मदद करेगा। और जहां तक मेरा ख्याल है ये एनईपी के लिए सबसे ज्यादा बड़ा एक सवाल है। इस प्रेजेंटेशन से पहले मैंने कुछ स्टडी किया और जितना मैंने इसको समझने की कोशिश किया, इंडियन ग्रेजुएट्स का एक बहुत बड़ा परसेंटेज अभी भी अनएम्प्लॉय है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मौजूदा एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो भी करंट एजुकेशन सिस्टम है वो रोड बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करता है। हम जब से बच्चा स्कूल जाता है टिल द कॉलेज, हम कितनी चीजें हैं जो सिर्फ उसको रटने के बेस पे सिखाते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज हमें नहीं पता। तो देयर इज अ ह्यूज गैप। सेकंड, इंडस्ट्रीज हमसे डिमांड करती हैं स्किल बेस्ड एम्प्लॉय की। वो फ्रेशर्स तो चाहते हैं, फ्रेशर्स को वो ले सकते हैं, लेकिन फ्रेशर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई पर्टिकुलर उनकी नीड के हिसाब से स्किल हो। तो ये जो गैप है हमारी एजुकेशन सिस्टम में और इंडस्ट्री के बीच में, इंडस्ट्रियल नीड के बीच में, इस बहुत बड़े गैप को मिटाने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस इस गैप को पूरा कम करने में पूरी तरह से फोकस्ड है। एक अच्छी स्टडी के बाद मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे में इस चीज को अंडरस्टैंड करवा पाऊँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो भी कुछ लिखा है वो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक एसेंस के फॉर्मेट में इसको दूं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर एक पुल नजर आ रहा होगा, एक ब्रिज नजर आ रहा होगा। क्या है ये ब्रिज और क्यों मेंशन किया है ये ब्रिज? ये ब्रिज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वालिटेटिव ब्रिज है, इन विच मिलियन एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट वांट्स टू वॉक एंड दे वांट टू क्रॉस दिस ब्रिज। एज यू कैन सी, ये जो ब्रिज है वो 4 डिफरेंट पिलर्स पे खड़ा है। तो क्या कहते हैं इसके ये 4 पिलर्स? अगर आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट पिलर है फुल ह्यूमन पोटेंशियल, अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। इस पैरामीटर को बढ़ावा देने का उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस एंड एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ विच इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन स्किल्स, fulfillment when they strive to reach their dreams. ह्यूमन पोटेंशियल में साथ ही साथ में ऐड किया है कॉग्निटिव एबिलिटीज को। ह्यूमन पोटेंशियल पैरामीटर कॉग्निटिव स्किल्स को प्रमोट करता है और इसके बारे में बात करता है जिससे स्टूडेंट अपने करियर ऑप्शन में नैरो डाउन कर सकें और जिस भी एरिया में उनका नेचुरल टैलेंट है उसको पॉलिश कर सकें। इन द नेक्स्ट, पावर ऑफ लैंग्वेज। इट डजंट मैटर हाउ मच क्वालिफाइड यू आर until or unless you cannot express your knowledge. हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ ली है, लेकिन हम में वो पावर नहीं है, हमारे थॉट्स में वो पावर नहीं है कि हम हमारी इस तरह से अपनी बात को रख सकें कि हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकें। तो फिर वो एजुकेशन जो हम इतने सालों से ले रहे हैं,
is not that truly much useful. If you talk with somebody in any language, he understand by his brain. लेकिन जैसे ही आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में आप किसी से बात करने लगते हैं, they immediately start you quickly. Similarly, जब कोई फॉरेनर इंडिया आता है और वो हमसे हिंदी में बात करने की कोशिश करता है तो हम बहुत खुश होते हैं और हम तुरंत उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं. तो NEP भी सपोर्ट करता है इसी कॉन्सेप्ट को और इसी वजह से उन्होंने स्कूल एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने का प्रावधान भी रखा है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन इमर्शन, फिलहाल के लिए इंटरनेशनल जो भी व्यापार बिजनेस चलाए जा रहे हैं उनमें न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही है डे टू डे बेसिस पे. हर दिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में अपडेशन हो रहे हैं और उसी के साथ में जो भी बाउंड्रीज हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, मेंटल बाउंड्रीज, वो सब सिकुड़ती जा रही हैं और धीरे धीरे हर इंडिया के हर छोटे से छोटे शहर में, हर छोटे से छोटे गांव में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अपने पैर पर सार रहा है और अधिकतर चीजें अब हम ग्लोबल लेवल को इमेजिन करके कर रहे हैं. जैसा कि हम सभी लास्ट 1 ईयर से ऑनलाइन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं. हम हमारी क्लासेस, हम हमारे लेक्चर्स, हम हमारे बिजनेस, हर तरह की चीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रन करवा रहे हैं. जितने भी बिजनेस हैं फिलहाल के लिए डिजिटल मोड में ही रन हो रहे हैं. ऐसे में जहां हमें ये फैसिलिटी मिल रही है कि हम घर बैठे डिजिटल मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन भी अच्छा तगड़ा हो गया है क्योंकि अब ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस खत्म हो रहे हैं. अगर हम एक स्टार्टअप ओपन करते हैं हमारे शहर में, जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉय हमारे शहर से ही हो ये जरूरी नहीं है. उसके लिए एम्प्लॉय हमारे स्टेट से हो ये भी जरूरी नहीं है. उसके लिए एम्प्लॉय हमारी कंट्री से हो और ये भी जरूरी नहीं है. आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने वाले के लिए आपकी जो स्किल्स नीड है, बस आपका फोकस उन पे रहता है. और इसी को इम्पोर्टेंस देते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पैन इंडिया में ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट बनाने पर भी जोर दिया है. इन द हाईएस्ट एजुकेशन सिस्टम शुड प्रिपेयर अ स्टूडेंट. ऐसे में जब हम लगातार स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो अब अगर हम एक कॉलेज से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ से पास आउट हुए स्टूडेंट सिर्फ जस्ट एक नॉर्मल जॉब सीकर बन के समाज में ना आए, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बने एंड जॉब प्रोवाइडर बने. उनके जो भी स्किल्स हैं वो इतने शार्पन होने चाहिए कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहे और उनकी स्किल पे, उनकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे उनको जॉब ऑफर हो, ना कि उनके डिग्री के बेसिस पे और ना ही मार्क्स के बेसिस पे. Societal good is again an important aspect. After all, it is so much important to get involved and give a hand to the less fortunate ones in order to build a better place. हमारी जो भी पढ़ाई है, जो भी लिखाई है, जो भी एजुकेशन है, अगर उसके लिए हम इतने, हमारे सराउंडिंग्स के लिए हम सेंसिटिव नहीं है, हमने बहुत पढ़ाई कर लिया लेकिन एक जो एक्चुअली जिसको मदद की जरूरत है हम उसके लिए आगे बढ़ के समाज में कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप बताइए कि फिर क्या वो एजुकेशन हमारे लिए सही मायने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है? बिल्कुल नहीं. तो सर्व फॉर द सोसाइटी, इस पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत अच्छा खासा जोड़ दिया है. नाउ सेकंड पिलर, प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑल. फिलहाल के लिए राष्ट्र विकास के लिए इतनी अलग अलग योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं. उनमें से माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना या इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत, जो एक बहुत ही बड़ा यूनिक स्टेप है और जिसके पीछे देश को बनाने का उद्देश्य है कि टू मेक अ कंट्री एंड देयर सिटीजन्स इंडिपेंडेंट इन ऑल सेंसेस. यही नहीं, सरकार बहुत सारे स्टेप उठा रही है. जैसे हायर एजुकेशन के फील्ड में अगर हम देखें तो स्किलिंग और अप स्किलिंग रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एजुकेशन सिस्टम्स में रन किए जा रहे हैं. लगातार रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ी योजनाओं को इम्पोर्टेंस दी जा रही है ताकि उन सभी लोकल स्टार्टअप को सपोर्ट मिल सके जिनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट पे आधारित है. सरकार कोशिश कर रही है, बहुत सारी नई नीतियां आई हैं, योजनाएं आई हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए,
जहां वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप के लिए अवसर प्रदान कर सके, और वो अवसर जो है वो उनकी नॉलेज और स्किल बेस्ड होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट का ये पिलर कल्चर हेरिटेज को भी प्रमोट करता है, प्राइड इन इंडिया। जैसा कि मैंने इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने में ही बताया कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो अपने आप में इतना रिच है कि अगर हम उसकी स्टडी करने जाएं तो हम ये जानेंगे कि हमारे एंसेस्टर जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो बहुत लंबे समय से ही काफी साइंटिफिक फंडामेंट्स के हिसाब से हमारे एजुकेशन को सिस्टम को डेवलप कर चुके हैं। लिहाजा हमारी कल्चर के साथ में कुछ एब्रेशंस आए और धीरे धीरे हमने हमारी ही चीजों को अडॉप्ट करना छोड़ दिया। तो एनईपी के माध्यम से फिर से एक बार इंडिया का जो भी हेरिटेज है उसको एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया गया है, ताकि इन चीजों को बढ़ावा मिले और हमारी संस्कृति, परंपरा, जो भी हमारे मिथ्स हैं, हमारे उनसे जुड़े संस्कार हैं, उनको हम सीखें और पहचानें। The concept of multidisciplinary, again a very unique feature in NEP, और क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसको आपको ब्रॉडली एक्सप्लेन कर सकूं। नेशनल इंटीग्रेशन, भारत के लिए कहा जाता है बहुत शुरू से ही कि भारत जो है विभिन्नता में एकता। तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण देश को एक बनाने में एक गतिशील भूमिका निभाता है, लेकिन ये समाज के सिर्फ एक ग्रुप की जिम्मेदारी नहीं है। बीइंग अ एजुकेशनलिस्ट, हम कितने अच्छे स्टूडेंट, और वो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, हम एक कितना अच्छा ह्यूमन सोसाइटी को दे सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ हम जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना ही हम सभी के लिए अच्छा है, और ऐसा करके हम सिर्फ अपने ही कॉलेज के नहीं, इनफैक्ट ये जो पूरी कम्युनिटी है एजुकेशन रिलेटेड, उन सभी को एक समान अवसर प्रदान कर सकेंगे और सभी को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने में हेल्प कर सकेंगे। वेल राउंडेड सिटीजन्स क्रिएट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको एक वेल राउंडेड एजुकेशन प्रोग्राम अवेलेबल कराएं, जो कि सिर्फ किताबी ज्ञान, नंबर्स के बेस पे आधारित ना हो, जबकि हम उसमें उनकी लाइफ से जुड़े स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें उनके रेगुलर स्टडीज में इन्वॉल्व कर सकें। और इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस विल गिव टू आवर स्टूडेंट, उसकी वजह से उनके फ्यूचर को हम बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटी के साथ उनके सामने ला के सकें। नाउ इन द थर्ड पिलर ऑफ NEP, इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी। So when we talk about access to quality education, हम काफी पहले से ये बात सुनते आए हैं कि शिक्षा सर्वाधिकार, शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि शिक्षा का अधिकार न केवल शिक्षा का उपयोग करना है, बल्कि एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। शिक्षा सभी के लिए अवेलेबल हो, इजी टू एक्सेस हो, और सिर्फ इजी टू एक्सेस नहीं हो, बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग अ एजुकेशनलिस्ट, हमारी ये ड्यूटी है कि जो भी हम एजुकेशन हमारे बच्चों को देना चाहते हैं वो एक्सेप्टेबल हो और सस्टेनेबल हो। और इसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिलहाल के लिए हम सभी अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं और बच्चों को ई कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें ऑनलाइन क्लास लगा करके देना इज नॉट अ सफिशिएंट थिंग्स। हमें ये इस चीज के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए कि जो भी कंटेंट हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं वो उनके लिए अडॉप्टेबल है कि नहीं है, वो उनके लिए सस्टेनेबल है या नहीं है। भारत में इक्वालिटी एंड प्लूरलिटी, इसके लिए हम यही कहते हैं कि हमारे इंडिया में जो है बहुत अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, अलग अलग धर्म हैं, जातियां हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं, ये सब मिलके प्लूरलिटी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये बहुत ही साफ है कि जो भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए वो इस प्लूरलिटी का रेस्पेक्ट करे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट है वो प्रमोट करती है लिबर्टी को, डाइवर्सिटी को, प्लूरलिटी को, कल्चर को, लर्निंग थ्रू मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेजेस आल्सो। और इसी के चलते जो भी हमारी
बच्चों की, छोटे बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा नीति है एनईपी, उसमें होलिस्टिक प्रोडक्टिविटी एंड बिल्डिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी का निर्माण करती है। और उसके हिसाब से एनईपी ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2035 तक 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जीईआरपी को बढ़ा सके। सरकार पहले भी आई हैं, अभी भी काफी काम इस दिशा में चल रहे हैं। तो हर छोटे से छोटे गांव में हमें पता है कि हर कोई एक सरकारी स्कूल वहां रहता ही रहता है। पहले इतने स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, बट अभी डेवलपमेंट के बाद काफी स्कूल्स ओपन हुए। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ स्कूल खोल देने मात्र से हमारे पर्पस, हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं क्या? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ये बताता है कि आपके गांव में स्कूल है, आपके शहर में स्कूल है, लेकिन कितने बच्चे हैं जो उस स्कूल तक पहुंच रहे हैं। तो आपका टोटल जो एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है? तो एनईपी के थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के प्रावधान रखे हैं जहां वो कोशिश कर रहा है कि 2035 तक अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 25% है वो बढ़कर के पूरा 50% आ जाए। और आने वाले समय में वो इस ग्राफ को डेफिनेटली ऊपर ही ले जाना चाहेंगे। इसी चीज को फुलफिल करने के लिए एनईपी में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आया है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमारी ओवरऑल जो जीडीपी है उसको बढ़ा करके उसका 6% फिगर एजुकेशन चीजों के लिए, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे। पहले जीडीपी का 3%, ओनली 3% हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को दिया करते थे, लेकिन जस्ट एनईपी आने के बाद में सरकार ने ये फिगर जो है डबल कर दिया है और 6% जीडीपी इन्वेस्ट करने का प्रावधान दिया है। और इसके लिए बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस करा के अपने गोल्स को अचीव करने में काम करेगी। इसके बाद एनईपी सपोर्ट करता है जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस फॉर ऑल इसका मतलब है कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। ये आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप जेंडर बायस्ड ना होकर के किसी भी रिजर्वेशन को सपोर्ट किए बिना हम उस चीज को प्रमोट करें। फिलहाल के लिए एक न्यू टर्म मार्केट में बहुत चल रहा है और वो टर्म है गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी भी अगर हम उसके फंडामेंट्स में जाएं, बेसिक में जाएं, तो हमें पता चलेगा कि एनईपी का जो आधार है वो गिग इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर कोई बच्चा है वो यूपी और बिहार या भारत के किसी भी एरिया से बिलोंग करता है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड स्टेज हो या कोई सा भी स्टेट हो या किसी भी शहर छोटे से छोटे गांव का हो, लेकिन जब उसे नौकरी की बात आए तो उसे ये कह के हटा नहीं दिया जाए कि तुम हमारे स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो। तो उसको जो जॉब मिले वो उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से मिले, स्किल के आधार से मिले। और ये अगेन एक बहुत बड़ा चेंज होगा उन सभी पीपल के लिए जो इस चीज में बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट रखते हैं। नाउ द फोर्थ पिलर इज ऑब्लिगेशन टू द प्लैनेट एंड द वर्ल्ड। मैंने इसका पहले भी यहाँ पे जिक्र किया है कि हम जो भी एजुकेशन हमारी हो उसके लिए हम हमारे सराउंडिंग्स के लिए इतना सेंसिटिव रहें कि हम सेल्फ सेंटर ना रह करके खुद के बारे में सोचें, हमारे परिवार के बारे में सोचें, हमारे कॉलेज के बारे में सोचें, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें, और हम कोशिश करें कि हम हमारी कंट्री के बारे में सोचें और उसको एक ग्लोबल लेवल पे हम कैसे एग्जिस्टेंस कर सकते हैं इसके बारे में हम सोचें। और बीइंग अ फैकल्टी, बीइंग अ टीचर, हमारा रोल होना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को इस तरह के इम्पोर्टेंट इशू से फेस करवाएं जो कि their academic expectation fulfill ho and as a mean of develop value skill and to foster a global community to change maker who are able to create more peaceful and just sustainable to world for all. NEP जो है NEP 2020 basically it's a process, और जब हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एनईपी ने अपने स्टेप्स में 4 इम्पोर्टेंट फिगर्स को या ऑब्जेक्टिव्स को रखा है। उसमें उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पे जोड़ दिया है, फिर उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बात कही है, देन अदर की एरिया ऑफ फोकस, एंड देन थर्ड स्टेज ऑफ द एनईपी इज द इम्प्लीमेंटेशन। फिलहाल के लिए अभी तक हम जितना भी पढ़ते हैं वो 10+2 के हिसाब से स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, जो कि अब कन्वर्ट हो रहा है 5+3+3+4 में।
क्या है ये 5+3+3+4 का फॉर्मूला। अभी तक हमारा ऐसा होता था कि हम फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक एक सेक्शन में पढ़ते थे और फिर 11 + 12 हमारे जूनियर कॉलेज कहे जाते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली 4 डिफरेंट स्टेजेस में बांट दिया है, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया है फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी। तो हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे थे और विश्व स्तर पे माना जाता है कि 3 से 5 साल का जो बच्चा रहता है वो उसके डेवलपमेंट का सबसे अच्छा फेज रहता है। तो गवर्नमेंट ने भी अब किंडरगार्टन और प्री नर्सरी से स्कूल से बच्चों को एडमिशन देना शुरू किया है और 3 साल के बच्चों को भी अब वो एडमिशन देंगे, जहां पर वो बिना बैग के आएंगे और केवल स्किल बेस्ड एजुकेशन शुरू से ही उनको देने की कोशिश की जाएगी। उसमें एक फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और प्री नर्सरी, ये 5 साल तक की शिक्षा उस एरिया में कवर होगी और मेजरली वहां पे उनके फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्लास 5th से लेके 3rd to 5th इन बच्चों को रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन में अपना स्टडी करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। ग्रेड 5 तक का जो पढ़ने का मीडियम होगा वो या तो रीजनल लैंग्वेज में होगा या मदर टंग में होगा या फिर कोई भी लोकल भाषा में होगा। यदि छात्रों को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी और वो लैंग्वेजेस कौन सी होगी ये वहां की स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। अगर हम मिडिल एज की बात करें तो क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग करिकुलम को प्रमोट किया है। बच्चों को क्लास 6 से ही कंप्यूटर की कोडिंग, कंप्यूटर की स्किल्स, अदर लाइफ स्किल्स जैसे कि पेंटिंग हो गया, सिलाई हो गया, कुकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, इस तरह की जो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो बच्चों को क्लास 6 से ही इंट्रोड्यूस करा दी जाएंगी। और उसके साथ साथ ही उनको फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स के ऑप्शन भी दिए जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी कि बच्चों की जो पसंद के सब्जेक्ट हैं वो उनको पढ़ाएं, साथ में उनकी फिजिकल एक्टिविटी, आर्ट्स रिलेटेड और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे भी खास ध्यान दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 to 10, 9 to 12 तक को रखा गया है। अब 11वीं 12वीं सेपरेट नहीं होगा, 9 to 12 एक ही सेक्शन रखा जाएगा। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब स्ट्रीम कोई भी बैरियर नहीं होगा, कोई भी स्ट्रीम वाइज स्टडी नहीं होगी और बच्चों को एक बहुत ही बड़ा बास्केट दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा उनकी जो भी क्रिएटिव स्किल है उसके हिसाब से। तो जैसे पहले हम 11th में साइंस सब्जेक्ट ले लेते थे तो हम बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं स्टडी कर पाते थे। अब अगर बच्चे 11वीं में 11th में साइंस बायोलॉजी लेते हैं और उनको साथ में ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट है तो साथ के साथ वो अपने माइनर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को भी ले सकते हैं या जो भी सब्जेक्ट उनको पसंद है। साइंस के साथ वो म्यूजिक स्टडी कर सकते हैं, साइंस के साथ वॉट एवर दे लाइक दे कैन चूज। तो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे खास जोर दिया गया है। तो नाउ इन द स्कूल ऑल्सो, अभी अगर उन्होंने इतनी सारी ऑप्शंस रखे हैं तो गवर्नमेंट ने जोर दिया है कि कॉलेज की तरह स्कूल का जो क्रेडिट स्कोर्स रहते हैं, स्कूल में जो मार्क्स रहते हैं उनमें भी 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्राम्स कार्ड का प्रोवाइड करा जा सके, जिसकी वजह से वो बच्चों के जो भी पूरे डेवलपमेंट का ट्रैक है उसका रिकॉर्ड अपने साथ रख सकें। So it's all about school education. Now let's take a look for the higher education. और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रोल आउट के साथ वोकेशनल एजुकेशन भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। वोकेशनल एजुकेशन से क्या मतलब है? वोकेशनल एजुकेशन की रीडेवलपमेंट के बारे में हम इस स्लाइड में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ये है कि जो भी स्टडी हम हमारे रेगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में पढ़ रहे हैं उसके साथ में कोई भी एक स्टूडेंट के पसंद के हिसाब से या जिसमें भी उसका नेचुरल टैलेंट है या उसका इंटरेस्ट है उस स्किल से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होकर उनकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अवेलेबल कराया जा सके, ताकि वो रेगुलर मेन स्ट्रीम के जो भी रेगुलर एजुकेशन कोर्सेज हैं उसके साथ साथ वोकेशनल डेवलपमेंट को भी अपनी लाइफ में इनबिल्ड कर सके। मोर और लेस NEP सपोर्ट टू डिस्कार्ड द थ्योरेटिकल पार्ट।
वोकेशनल ट्रेनिंग में भी जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उनको एनईपी डिक्रीज करना चाहती है और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग्स को अप्रोच करके उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। वोकेशनल एजुकेशन को और अधिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बताने के लिए एनईपी पॉलिसी रिकमेंड करती है कि आपके एरिया में जो भी कोई लोकल अपॉर्चुनिटीज हैं, सपोज अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में किस तरह के बिजनेस रन होते हैं, हर एरिया का, हर एक लोकल एरिया का अपना एक खास एरिया होता है जहाँ पे उस तरह की, कहीं पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें अच्छी होती हैं, कहीं पे आईटी रिलेटेड चीजें अच्छी होती है। इस तरह सबका अपना अपना डिफरेंट एक एरिया होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर शहर या पर्टिकुलर स्टेट ग्रो करता है। तो एनईपी आपको कहता है कि आपके जो लोकल एरिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं रिगार्डिंग योर वोकेशनल रिक्वायरमेंट्स, उनके हिसाब से गैप एनालिसिस करके कि अगर आपके स्टेट में एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस अच्छे डेवलप होते हैं तो आप आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस तरह के स्किल गैप एनालिसिस करके इस तरह के एग्रीकल्चर कोर्सेस को रन कराएं जो आगे चल के बच्चों के लिए फ्रूटफुल साबित हो और उनको जॉब ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सके। नाउ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टूडेंट्स आर नाउ फ्री टू पिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईदर स्ट्रीम, एंड ये स्कूल के साथ साथ कॉलेज में भी आ गया है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि आप 11th में अगर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो आप उसके साथ साथ म्यूजिक या जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर ऑप्शन उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भी दिया है। इसमें मेजर और माइनर दो तरह के सब्जेक्ट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, सपोज आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं या बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसी इच्छा है कि मैं आगे चल के अपना लैब खोलूंगा या फिर किसी अच्छी बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी में वर्क करूंगा, और उसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग सब्जेक्ट को भी चूज करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी प्लस मार्केटिंग का, तो इस तरह का ये डेडली कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा आगे चल के ये अंडरस्टैंड करने में कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो भी कस्टमर रहेंगे, उनके बाइंग डिसीजन किस हिसाब से होते हैं, आप उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप एक बेहतर मार्केटिंग डिसीजन भी ले पाएंगे अपनी कंपनी के लिए, अपनी लैब्स के लिए। Other than regular courses, multidisciplinary also emphasize on integration of vocational activity, life skill, physical education, extracurriculum activity within the pedagogy of the holistic development for the student's personality. ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोला जाएगा जहाँ पे इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगे और आपको चूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। सो हियर इज वन मोर यूनिक फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दिस इज न्यू प्रोविजन ऑफ एग्जिट ऑप्शन। एनईपी 2020 ग्रेजुएट कोर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर लेके आया है। पहले हम जब भी डिग्री करते थे 3 या 4 साल की, सपोज हमने 4 साल का इंजीनियरिंग किया और किसी भी कारण की वजह से कोई बच्चा उसको हेल्थ इशू हो गए या फिनेंशियल इशू हो गए, और अगर उसने फर्स्ट ईयर में अपना पढ़ाई छोड़ दिया या सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दिया, तो 2-3 साल बाद के बाद अगर वो जॉब लेने जाता था तो उसको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि उसके पास में कोई डिग्री नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, और उसने अगर वो 1-2 साल भी पढ़ाई किया है तो वो वेस्ट हो जाते थे। लेकिन न्यू एनईपी के न्यू प्रोविजन के हिसाब से अगर आप 1 साल के बाद आपकी पढ़ाई छोड़ते हो, अगर टोटल आपका 4 साल का कोई कोर्स है उसमें आप 1 साल पढ़ाई करते हैं और किसी भी कारणवश आपकी पढ़ाई आपको ड्रॉप करनी पड़ती है, तो 1 साल बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल बाद ड्रॉप कर देते हैं किसी रीजन से तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर आप कंटिन्यू 4 साल तक आपका पूरा कोर्स रन करते हैं तो आपकी रेगुलर डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च रिलेटेड भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप रिसर्च ग्रेजुएट कहलाएंगे। इसके 2 मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि गवर्नमेंट जितने भी कोर्सेज हैं उसमें रिसर्च को प्रमोट करना चाहती है ताकि आने वाले टाइम में हम खुद अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, और साथ ही साथ इस मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन के माध्यम से स्टूडेंट के जो एक समय वेस्ट हो जाता था 1-2 साल पढ़ाई करके, अब वो नहीं होगा, और वो बच्चे जो किसी भी रीजन की वजह से अपना स्टडी ड्रॉप आउट कर देते हैं
उनके लिए भी कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स हैं, सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स हैं, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसको NAC बैंक कहा जाता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये ओपन करने की तैयारी चल रही है। तो अभी तक आपके पास सिर्फ एक फाइनेंशियल बैंक होते थे, ICICI बैंक और इन सब में, जिसमें आपके अकाउंट्स होते थे और आप अपने पैसों का लेखा जोखा रखते थे। लेकिन अब आपके पास में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी होंगे और उसके थ्रू उसमें आपके जितने भी स्कोर्स हैं उसको डिजिटल लेवल पर मेंटेन किया जाएगा हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का, और उसके थ्रू आपकी जो भी डेवलपमेंट है उसके हिसाब से उनका कैलकुलेशन करके आपको आपके सर्टिफिकेट्स और डिग्री सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो एज पर माय ओपिनियन, विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ABC, इसको शॉर्ट में ABC बोलते हैं बैंक को, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये जो कॉन्सेप्ट है ABC का, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। वेस्टेज ऑफ टू फियर ऑफ द वेस्टेज ऑफ ईयर कैन बी अवॉइडेड सक्सेसफुली। नाउ इन द नेक्स्ट वन, हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अपने सारे कोर्स जो डिजाइन करते हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से हमारे कोर्सेज रहते हैं, हमारा कंटेंट रहता है, हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है। सो द प्रोविजन ऑफ NEP, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, उन सबको प्रमोट करता है और उन सभी एरियाज में वो इम्पैक्टफुली अपना रोल प्ले करता है। इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑल्सो नीड टू रन सच टाइप ऑफ प्रोग्राम जहां पर हम सिर्फ अब रिमेम्बरिंग का मतलब है कि हम उस चीज को सिर्फ याद रखते थे। तो अभी हायर एजुकेशन कॉलेजेस में ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने यहाँ जितने भी कोर्सेज रन करवा रहे हैं या किसी भी तरह की एक्टिविटी करा रहे हैं, वो स्टूडेंट को क्रिएटिव, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल है, वहां तक वो ले जा सके, जिससे कि स्टूडेंट की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो सके। वो सिर्फ रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, क्लास में आए, अपना पार्ट याद किया, अपना लेसन याद किया, उसको अंडरस्टैंड किया और अप्लाई फिर हम कम कर पाते हैं और एनालाइज भी बहुत कम कर पाते हैं। फिलहाल का जो एजुकेशन सिस्टम है इन 3-4 स्टेजेस पे ही अभी रुक सा गया है। तो हम सबको अभी ये कोशिश करनी है कि हम अपने स्टूडेंट की क्रिएटिव थिंकिंग को हाई करने के लिए, डेवलप करने के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स और कोर्सेज रन कराएं जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को इम्पोर्टेंस मिले। स्पेसिफिकली इन दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक, और जैसा कि हमने बताया कि हम सभी की जो लाइफ स्टाइल है वो डिपेंड हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर द करंट एजुकेशन प्रोग्राम। अभी हम सब एक अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, किसी को नहीं पता कोरोना कब जाने वाला है, आने वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे होने वाला है। तो मौजूदा हालातों को देखते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि सिर्फ हम डिजिटल कंटेंट और डिजिटल लेक्चर्स ही अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करें, ये जो पूरा एक चेन है उसको फुलफिल करें और उसमें अपना पूरा रोल प्ले करें और इन्वॉल्व करें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो कि हमारी पैडागोजी लाइफ को भी, पैडागोलॉजिकल टूल्स को भी थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सके और हेल्पफुल हो सके। जैसे कि स्टूडेंट हाउ कैन टू, और कोशिश करें कि हमारे जो भी लेक्चर्स हैं हम उन्हें कैसे इंटरेस्टिंग बना सके और हमारे स्टूडेंट को हमें कंप्लीट पैकेज दे सकें इन दिस टाइम ऑफ डिजिटलाइजेशन। जस्ट लाइक दिस कि हम उनको अगर ई क्लास दे रहे हैं तो ई क्लास, उसके बाद हम उनको ई कंटेंट, देन ई असाइनमेंट, देन ई एग्जामिनेशन, देन ई इवोल्यूशन भी हो टिल द सक्सेसफुल ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटी। इस तरह के एंड टू एंड सॉल्यूशन को प्रमोट करके हम हमारे करंट की जो भी सिचुएशन है उससे ओवरकम हो सकते हैं। इन जनरल जब भी हम कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने जाते हैं तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की टीम होती है जो इतने बड़े प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। तो जो मौजूदा गवर्निंग बॉडीज हैं वो उसके लिए इतने सपोर्टिव नहीं है। इट डजंट मीन कि एकाएक सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस तरह की गवर्निंग स्ट्रक्चर को रखा है जिसकी वजह से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मूथली
सभी स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में रन हो सके। और तो पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ कमिटीज हैं जो कि हेल्प करेंगी डायरेक्शन देने में हमें और इम्प्लीमेंट करने में एनईपी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को। तो HECI अब से सबसे बड़ा सिंगल बॉडी होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये आप सपोर्ट करेगा ट्रांसपेरेंसी में, पब्लिक डिस्क्लोजर में एंड टेक्नोलॉजी में। हमारे लॉ और मेडिकल्स बहुत ही बड़ा एरिया है, उनको हम हमारे जनरल स्टडीज के साथ, रेगुलर स्टडीज के साथ या बाकी कोर्सेज के साथ उन्हें मिंगल अप करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मेडिकल और लॉ के कॉलेजेस को, उनकी पढ़ाई को सेपरेट रखा गया है। उनकी जो गवर्निंग बॉडी रहेगी वो सेपरेट रहेगी। उसके अलावा बचे हुए जितने भी कोर्सेज हैं अब वो सब HECI के अंदर आएंगे और HECI ही अपने अंडर में 4 ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल बॉडीज हैं, उनको डिजाइन किया है, जिसमें सबसे पहले NHERC है। NHERC है वो आपको सिंगल रेगुलेटर होगी, जिसमें आप टीचर इंडक्शन हो जाएगा, टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ UGC, AICTE, NCTE। तो आने वाले टाइम में UGC और AICTE मर्ज हो जाएंगे और ये सारी गवर्निंग बॉडी NHERC के अंदर काम करेगी। नाउ GEC, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एजुकेशन काउंसिल, सामान्य शिक्षा परिषद। इट विल बी फुलफिल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी क्वालिफिकेशन और स्टैंडर्ड सेटिंग्स है और उनके पैरामीटर्स है, ये सब मिलकर के HEGC के अंदर काम करेंगे। नाउ HEGC हायर एजुकेशन, इसमें AICTE UGC मर्ज हो जाएंगे और HEGC वर्क करेंगे और ये उनमें फंडिंग्स और फाइनेंशियल सपोर्ट्स को प्रमोट करेगी और उनको देखेगी। उसके बाद NAC रिलेटेड जितने भी हैं, NAC एक्रेडिशन, अभी हमारे कॉलेजेस NAC का एक्रेडिशन मिलता है, NBA का एक्रेडिशन मिलता है, उसके अलावा भी डिफरेंट एक्रेडिशन प्रोग्राम है। तो उनके लिए लेकिन जो उनकी गवर्निंग बॉडी है फिलहाल के लिए डिफरेंट है, बट NEP के साथ में हम उनको एक सिंगल NEC, एक कॉमन अम्ब्रेला के अंदर हम उसको लाने का कोशिश करेंगे। और उसकी वजह से हर एक 15 साल बाद में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको जो भी एफिलिएशन मिल रहा है उनकी वैलिडिटी 15 साल तक ही रहेगी। उसके बाद उनका ग्रेजुअल ऑटोनॉमी जो प्रदान किया जाएगा वो कुछ सिस्टमेटिकली फेजेस में मिलेगा, बट एवरी 15 ईयर्स के बाद में हर कॉलेजेस को फिर से अप्लाई करना होगा। और इसकी वजह से जो भी क्वालिटी है ताकि वो मेंटेन की जाए, और जैसे कि इंडिया में IIT, IIMs, इस तरह के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके जो भी इक्विवेलेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिन भी स्टैंडर्ड्स पे वो कॉलेजेस काम करते हैं, बाकी कॉलेजेस को भी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर ला करके उनके ग्लोबल पैरामीटर्स के हिसाब से वर्कआउट किया जा सके। तो ओवरऑल इसमें HECI जो है वो एक एपेक्स बॉडी का काम करेगी और उसके अंदर ही बाकी के सारे कॉलेजेस आएंगे। Today, when we talking about entrepreneurship, startup, bridging the gap in between academia and industry, then a very basic question roaming around us, and that is how can we create and attract the best talent? आपने अपॉर्चुनिटीज भी दे दी, स्किल डेवलपमेंट्स भी दे दिए, लेकिन उतने प्लेटफॉर्म क्या बच्चों के लिए हैं? तो इसके लिए और जो बाकी कॉलेजेस भी, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम किस तरह के फ्रेशर्स को पिक करें, किस तरह के फ्रेशर्स को पिच करें। एंड इन सब का सॉल्यूशन मिलता है कोलैबोरेशन से। अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोशिश कर रही है, and in fact this NEP policy allow to university in top 100 in the world set up in India। इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन, जितने भी आने वाले टाइम में जितनी भी रिसर्च है वो कोलैबोरेशन रिसर्च को प्रमोट करते हुए करेगी, चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, मल्टीडिसिप्लिनरी हो, हमारे विद इन द स्टेट हो, आउट ऑफ द कंट्री हो। ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन के साथ काम करने से हमें न्यू आइडियाज डेवलप होंगे और हम सभी के लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म भी खड़ा होगा। And it will definitely encourage some international university to start facilitate in India। बाहर की अगर कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया में आके अपने कोर्सेज रन करेंगी, तो डेफिनेटली
हमारे लिए वो बहुत ही एनकरेजिंग रहेगा। एंड इट emphasize on internationalization and flexibility as an opportunity to enhance collaboration and specific area. Suppose the co-development of new subject and program. हो सकता है कि वहां पे कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हो जो हम हमारे यहाँ भी रन कर सकते हैं, तो उनके प्रोग्राम्स को देख करके उनके साथ कोलैबोरेशन में, और ये वन साइडेड नहीं रहेगा, उनके कॉलेजेस के लिए हमारे कॉलेजेस क्या कर सकते हैं फॉरेन कॉलेजेस के लिए, और फॉरेन कॉलेजेस हमारे इंडिया के कॉलेजेस के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ जॉइंट प्रोग्राम उसमें रहेंगे। इसके अलावा पीएचडी सुपरविजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल रिसर्च। पीएचडी का कुछ काम है, सपोज 4 साल की या 5 साल की पीएचडी है, उसका 2 साल का काम इंडिया में रह के, और आगे के 2 साल का या 1 साल का या 6 महीने का काम आउट ऑफ इंडिया में जा करके उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अगर हम हमारी पीएचडी स्टडी में इन्वॉल्व करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी स्टडी या एक अच्छी कंक्लूजन और एक रिसर्च आउटपुट के साथ हम बाहर आ पाएंगे। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा बाहर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी इसमें डेवलप करने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए पीएचडी के लिए जो नॉर्म्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, अभी सारे कॉलेजेस चाहते हैं कि उनके यहाँ जितनी भी फैकल्टीज आए वो पीएचडी किए हुए हों, लेकिन फिलहाल के लिए भी हमारे पास पीएचडी के नॉर्म्स को उनको इजी करना होगा। हमारे पास ओवरऑल अभी 34% फैकल्टी शॉर्टेज है। फ्यू इंस्टीट्यूट टीच इन लोकल लैंग्वेज इन सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज एरिया मल्टीलिंगुअलिज्म। लैंग्वेज हमने कहा है कि हम लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, मदर टंग को प्रमोट करेंगे, बट अगर हम उनको हायर स्टडीज तक लेकर के जाते हैं तो एक टाइम के बाद ही हम ये फिगर आउट कर पाएंगे कि किस तरह के चैलेंजेस हम इसमें फेस आउट कर रहे हैं। वन मल्टीडिसिप्लिनरी, जैसा कि मैंने मल्टीडिसिप्लिनरी उसके ऑप्शन जब हम साइट पे थे तब मैंने बताया था कि 2030 तक ये कोशिश की जाएगी कि हम अपने कॉलेज में शुरू कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन हम गवर्नमेंट की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरह की मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को ऑप्शन होंगे और बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले सकेंगे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी तक हमारा 26.3% है, तो ये हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक 50% हम GER को स्ट्रेच कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर मास्टर प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री की करंट नीड के हिसाब से जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है, किस तरह के उनको फ्रेशर्स चाहिए, इस तरह के कुछ फ्लेक्सिबल ऑफर मास्टर डिग्री और मास्टर प्रोग्राम्स में रन कराने की भी कोशिश की जाएगी। मेरिट बेस्ड पीर रिव्यू रिसर्च फंडिंग, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही कम ऐसे फंडेड प्रोग्राम्स हैं जो कि रिसर्च को प्रमोट करते हैं, तो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में पूरी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप बच्चों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग्स और फंडिंग एजेंसीज और के ऑप्शन रिसर्च स्कॉलर्स को और पीएचडी गाइड को और पीएचडी करने वालों को भी मिले। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्टिल अभी लिमिटेड है, बट आने वाले टाइम में वो भी बढ़ जाएगा। TTI 4 अभी जो बीएड होता था आने वाले टाइम में वो 4 साल का हो जाएगा, अभी 1 साल का ही होता है, आने वाले टाइम में 4 साल का बीएड हो जाएगा। HEI फंक्शनल मंत्र, तो किस तरह के अब NEP जब आ गया है तो जो भी HEI है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो सक्सेसफुली अपने कॉलेजेस में अपनी यूनिवर्सिटी में प्रमोट कर सकें NEP को और उसके सारे स्टेजेस को, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो भी विजन है, हमारे स्कूल कॉलेजेस का जो भी विजन मिशन है, एक तो वो बार बार चेंज ना हो, इस तरह का हम ब्रॉडर विजन अगर लेकर के चलेंगे तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। टाइम टू टाइम हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो भी हमारा विजन मिशन है वो उस पर फीडबैक लें हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ में, और जो भी उनके सजेशंस होते हैं उनको सीरियसली उन पे एक्शन टेकन लिया जाए और उनको फुलफिल किया जाए। फैकल्टी के डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये बहुत ज़रूरी है कि फैकल्टी भी टाइम टू टाइम खुद के नॉलेज को अपस्किल कर सके, तो गवर्नमेंट और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले फैकल्टीज़ को इस तरह के मौके दे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दे जहाँ पे वो खुद की स्किल्स डेवलप करें
और बच्चों को एकदम अप टू डेट सब्जेक्ट्स और नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। ब्रेज अप फॉर द करिकुलम रिवीजन, हमारे कोर्स में, यूनिवर्सिटी में जो भी हम अपने कॉलेजेस में करिकुलम रन करवा रहे हैं वो बहुत अप टू डेट होने चाहिए। हाँ, फैकल्टी का हायरिंग इज इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रिपेयरिंग आउटस्कोर्ड मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट थिंग। हम कोशिश करें कि टाई अप कर सके इंडस्ट्रीज के साथ में, ताकि हम इंडस्ट्री की या जो करंट जो भी नीड है उसको अंडरस्टैंड कर सके। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, चाहे हम साइंस का कॉलेज हो, चाहे कॉमर्स का कॉलेज हो, चाहे आर्ट्स का कॉलेज हो, सभी में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के करंट नए कोर्सेज हैं जो कि हर एक एरिया में वर्कआउट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं उनको हम आगे प्रमोट करें। हम हमारे कॉलेज में कोशिश करें कि इस तरह के कोर्सेज रन करवाएं, और गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में उसमें पीजी और पीएचडी लेवल तक के एरिया में इन कोर्सेज से रिलेटेड रिसर्च टॉपिक्स को वर्कआउट करने के लिए हेल्प आउट करेगी। पायलट स्टडी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड यूज ऑफ दीक्षा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा टू बी डन। तो ये फैकल्टी के लिए स्पेसिफिकली, गवर्नमेंट की तरफ से भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करवाए जा रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के नाम है ये, दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा, तो अटल, एफडीपी वगैरह। तो उनको करने से हम खुद को अपडेट कर सकते हैं। टीचर्स को टाइम टू टाइम जो भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्साइटिंग फॉर द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट, फॉरेन यूनिवर्सिटी वुड लुक अप फॉर द टॉप टैलेंट। एज वी डिस्कस्ड कि हमारे यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि बाहर की जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो कोलैबोरेशन में आके काम करे। तो स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है कि वहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे ही आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप आपके जो भी नेचुरल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से स्किल ऑप्ट कोर्सेज को चूज करें और उसी में आगे वर्कआउट करें। एक्सेप्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड बेसिक वर्क प्लेस एनवायरमेंट टू द टीचर एंड द स्टूडेंट। Institute to provide latest technology in and off the classroom for the best learning experience. Expert robust FDP for the specified hours, faculty and student exchange with the foreign university, with the campus in India. Accept salary norms and the free transparency also. HEI position of the NEP. तो आने वाले टाइम में NAC, NIRFE या जो भी ऑटो एक्रेडिटेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो सभी कॉलेजेस को रन करने होंगे ताकि हम अपनी क्वालिटी को जांच सकें और रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी को प्रमोशन मिलेगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी करंट के वोकेशनल कोर्सेज हैं उनमें आपके मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस तरह की जितनी भी नई चीज़ें हैं वो आपके कोर्सेज में इंक्लूड होनी चाहिए। फोकस्ड एरिया आपका होना चाहिए सिर्फ कि सेल्फ सेंटर होकर के हम अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाएं। हम कोशिश करें कि बच्चों को इस तरह का क्रिएटिव माइंड हम डेवलप कर सके कि वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज हो सके, स्किल बिल्डिंग उनको प्रमोशन कराएं, उनके वोकेशनल कोर्सेज उनको इस तरह से कराएं कि वो सिर्फ खुद के बारे में ना सोच करके आगे बढ़े, खुद के कॉलेज, खुद की यूनिवर्सिटी, खुद की सिटी, दैन खुद का स्टेट और नेशनल लेवल तक पे भी खुद को प्रेजेंट करने के बारे में सोचें। इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। तो आने वाले इस समय जितने भी कॉलेजेस हैं उनको इस बात पे जोर देना चाहिए कि अपने अपने कॉलेज के माध्यम से हम किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। लिंकेज ऑल कोलैबोरेशन विद द टेक्निकल पार्टनर्स। इंडस्ट्री हमेशा से ही एजुकेशन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, तो सारे कोर्सेज हमें टेक्निकल बेस्ड नहीं भी हैं तो भी हमें कोशिश करनी है कि उससे जुड़े हुए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी क्या डिमांड है और किस तरह के स्किल्स उनकी रिक्वायरमेंट्स में है, इस तरह के कोर्सेज को हम प्रमोट कर सकें। सो एट द वेरी लास्ट स्लाइड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर द नेशनल डेवलपमेंट. Now after it, time to think about our self development. So I just want to share my own experience. Government policies, our workplace, our education institute, anything in our surroundings, these all are just our supporters. Life is many more.
आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके फैकल्टी, आपकी गवर्नमेंट, ये सिर्फ एक सपोर्टर पिलर है। जब तक हम हमारे डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसी और पे डालते रहेंगे, हम अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। So always take your own responsibility, and we will not live our life, and only with this step we will live our life with the full-fledged. If we have some dream in our life, then only we can make it possible. अगर सपना आपने देखा है तो उसको पूरा भी आप ही करेंगे। If we are getting some failures, तो आप डरे नहीं, it is completely natural. फेल होना एक completely natural process है। Enjoy your failures, learn from your failures, and then reback just like a superhero. And always remember, life is not all about the matter of right or wrong time. It is a journey to discover and explore multiple dimensions. So live your life and enjoy your life at the fullest. It's all about from my side. Thank you.